इस सेगमेंट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 6। यूनिट का नाम है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी और इसी में इलास्टिसिटी भी हमें पढ़ना है। जो पहला टॉपिक है इसमें वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, हिंदी में जड़त्व आघूर्ण। आप लोगों को ये वर्ड जड़त्व तो जरूर याद होगा, मैंने इस जड़त्व के बारे में आप लोगों को बताया भी था। जड़त्व क्या होता है, वो किसी भी पार्टिकल यानी किसी भी पिंड की वह प्रॉपर्टी होती है जो उस पिंड में होने वाले किसी भी परिवर्तन का अपोज करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल है, उसका मास m है, तो अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है तो इसका इनर्शिया यानी इसका जड़त्व इसको रेस्ट में ही रखना चाहेगा। आप इसको गति की अवस्था में लाएंगे तो इसका इनर्शिया उसका अपोज करेगा। और अगर ये पिंड गति की अवस्था में है, मोशन में है, तो अगर आप इसको रोकना चाहेंगे तो उसका जड़त्व उसका अपोज करेगा। कहने का मतलब जड़त्व जो है, जो इनर्शिया है, वो किसी भी पार्टिकल का वो प्रॉपर्टी होता है जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले किसी भी परिवर्तन का अपोज करता है। और इसी इनर्शिया का मेजरमेंट होता है मास। कहने का मतलब ये कि अगर किसी पार्टिकल का मास ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्योंकि हम लोग इनर्शिया को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसी इनर्शिया का ही इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है मास। पर ये तब के लिए था जब वहाँ पे कोई रोटेशनल चीज़ नहीं इन्वॉल्व था। यहाँ पे जो आप लोगों को पढ़ना है वो जड़त्व आघूर्ण पढ़ना है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो वाला जड़त्व और यहाँ पे ये जड़त्व आघूर्ण दोनों कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे कुछ मामलों में अलग हैं। तो इसके लिए पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ अभी तक अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तो जो नॉर्मल जड़त्व होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं जड़त्व आघूर्ण पे। देखिए, जड़त्व आघूर्ण समझने के लिए मैं आपको दो केस देता हूँ। मान लीजिए एक पार्टिकल है यहाँ पे, उसका मास m है, और एक और पार्टिकल है, उसका भी मास m है, दोनों का मास m है। अब इस पार्टिकल में मैंने 1 मीटर लंबी रस्सी बांध दी है, और ये जो दूसरा पार्टिकल है जिसका मास सेम है, इसमें मैंने 2 मीटर का रस्सी बांध दिया है। जरा एक बात बताइए, आप इस रस्सी को पकड़िए और अपने हाथ से इस प्रकार से उस मास को, जिसका मास m है, द्रव्यमान को घुमाना शुरू कीजिए। तो और यही सेम केस आप ये दूसरे के साथ भी कीजिए जिसमें 2 मीटर की रस्सी बांधी हुई है। इसको भी आप अपने हाथ में पकड़िए और इस प्रकार से घुमाना शुरू करिए। तो आप जरा एक बात बताइए, दोनों केस में मास तो सेम है, इसका भी मास बराबर मान लीजिए 1 केजी का है। चलिए मास में ये भी 1 केजी का ले लेता हूँ और ये भी 1 केजी का ले लेता हूँ। तो मास तो दोनों में सेम है, बस जो रस्सी बांधे हैं, जिसके परितः घुमाया जा रहा है, एक में 1 मीटर है, दूसरे में 2 मीटर है। तो जरा आप खुद से बताइए महसूस करके कि क्या दोनों केस में आपको सेम चीज़ महसूस होगा? इसका आंसर है नहीं। 1 मीटर वाला जो रस्सी है उसको घुमाना आसान होगा, और वो अगर घूम रहा है तो उसको रोकना भी आसान होगा। लेकिन जो 2 मीटर वाला रस्सी है उसको घुमाना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर वो घूमना शुरू कर देगा तो उसको रोकना फिर मुश्किल होगा। यानी यहाँ पे ये जो जड़त्व का आघूर्ण, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, ये चीज़ तो दिखाई दे रहा है कि मास यहाँ पे कांस्टेंट रखते हुए भी किसी और चीज़ पे भी निर्भर कर रहा है। क्योंकि ये 2 मीटर वाले में जिसमें रस्सी बंधा है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ज़्यादा महसूस होगा और इसमें कम। अच्छा, एक और केस लेते हैं। एक केस ये लेंगे कि दोनों में 1-1 मीटर का रस्सी हम लोग बांध देंगे, लेकिन एक में मास में 1 केजी करता हूं और दूसरे में 2 केजी कर देता हूं। तो अब जरा बताइए किसको घुमाना मुश्किल होगा? देखिए, रस्सी की लंबाई इसमें भी 1 मीटर है, इसमें भी 1 मीटर है, लेकिन इसमें द्रव्यमान 1 केजी है, लेकिन इसमें 2 केजी है। तो अब अगर घुमाएंगे तो चूंकि दोनों में की रस्सी की लंबाई तो बराबर है, बट मास अलग अलग है, तो ये 2 केजी वाला मास घुमाना ज़्यादा कठिन होगा, या यूं कह लीजिए कि अगर ये घूम रहा होगा तो इसको रोकना अधिक कठिन होगा इसके तुलना में। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मास के प्रोपोर्शनल तो जा रहा है, कि हमने एक में 1 केजी, एक में फिर 1 केजी से बढ़ा के 2 केजी कर दिया, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक महसूस हो रहा है। तो मास के प्रोपोर्शनल तो जा रहा है। पर यहाँ एक और यूनिक चीज़ जानने को मिला कि जब रोटेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो वो मास जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जिस अक्ष के परितः घूम रहा है, वहाँ से उस मास की दूरी के भी प्रोपोर्शनल जा रहा है।
अभी मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ। पहले इस चीज़ को समझिए। तो शुरू में साइंटिस्टों को ऐसा ही लगा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, और जो ये जैसे ये डायग्राम देख लीजिए, इस डायग्राम में ये मास m है, इसको रोटेट किया जा रहा है एक्सिस AB के परितः, यहाँ से ये दूरी है r। तो साइंटिस्टों ने यही सोचा कि इन्हीं दोनों चीज़ पे निर्भर करता है, यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो I इक्वल टू होना चाहिए m इंटू आर। पर यहाँ पे आप जानते हैं ओरिजिनल फॉर्मूले में एम आर स्क्वायर आता है, मैं वहीं तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले इस चीज़ को समझिए। पर यहाँ पे जब m इंटू आर लिखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। शुरू में साइंटिस्टों ने यही सोचा था, m इंटू आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चूंकि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक कोई इस प्रकार का रॉड है। अब इस रॉड का मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, अच्छे से समझिएगा, ये सेंटर ऑफ मास है, मतलब इधर का इतना मास और दोनों का मास ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए ये जो आधा इधर का पार्ट है, इसका कहीं पे एक जगह मास कॉन्सेंट्रेटेड है m, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में मान लेता हूँ r। तो चूंकि ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस बनाया गया है, तो इधर का भी जो मास होगा, इधर ये भी m होगा, और वो मान लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है r। अब अगर मैं ये मानता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो अब इसका आप जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी फॉर्मूले से निकालिए। तो I इज इक्वल टू एम इंटू आर, मान लीजिए यहाँ इस सेंटर ऑफ मास से, यहाँ से इस एक्सिस से, तो अगर इस एक्सिस से XY एक्सिस से राइट साइड का आप डिस्टेंस प्लस r लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस, फिर ये अपोजिट साइड में ये निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो वो होगा m इंटू यहाँ माइनस आर होगा। तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कट जाएगा, तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जा रहा है, 0। यानी हम ये देख रहे हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे इस सिनेरियो में निकालें, यानी इस रॉड को अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के परितः इस प्रकार से घुमाऊँ, मान लीजिए कोई रॉड है या पेंसिल, इसको अगर मैं घुमाऊँ इस प्रकार से, तो हमारा फॉर्मूला ये m इंटू आर वाला फॉर्मूला कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 आना चाहिए। पर एक्चुअल में आप उसको घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 तो महसूस नहीं होता है। ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, न तो स्केलर होता है, यानी ये न तो सदिश राशि है न तो अदिश। एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर प्रदिश। ये जो टेंसर क्वांटिटीज होते हैं इनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस 1 डायरेक्शन होता है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। बट टेंसर में मैग्नीट्यूड तो होता है, परिमाण तो होता है, परिमाण के साथ कई दिशाएं होती हैं। और टेंसर क्वांटिटी क्या होता है कि डायरेक्शन होने का आभास कराता है, पर एक्चुअल में उसमें जो वेक्टर वाली जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती है। यही कारण है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग वेक्टर मान के फॉर्मूला डिराइव करें I इक्वल टू एम इंटू आर, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम आ जाता है जहां सेंटर ऑफ मास के अलोंग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए इस फॉर्मूले में m इंटू आर स्क्वायर किया गया, क्योंकि जब आप ये सेंटर ऑफ मास के परितः निकालेंगे तो इधर का डिस्टेंस अगर आप प्लस आर लेंगे, पॉजिटिव आर, और इधर का डिस्टेंस निगेटिव आर लेंगे, तो ये स्क्वायर कर देंगे बाद में निगेटिव का, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे में जब आप इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, और यहाँ पे आपको कुछ न कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के दिखाई देगा। तो ऐसे केस में ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा फॉर्मूला कह दे रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, बट हम लोग एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वेक्टर वाली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर एक्चुअल में ये वेक्टर तो है नहीं, ये टेंसर है। इसीलिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि ये m के तो प्रोपोर्शनल होता ही है, और साथ ही साथ हम लोग r नहीं r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लेते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। समझ में आया? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग इस चीज़ से अच्छे से समझ गए होंगे, इसको महसूस भी कर पा रहे होंगे। ठीक, तो मैथमेटिकली इसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग देख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अपोजेज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ रोटेशन। यानी जड़त्व आगुण किसी पिंड का वह गुण होता है जो उस पिंड के घूर्णन के स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, यहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। The moment of inertia I of a point mass m rotating about an axis is equal to the product of mass m and square of distance r from the axis of rotation। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे डिराइव करते हैं। देखिए ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के परितः इस स्मॉल m मास को ऐसे ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, और ये m जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पे है,
और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। खैर एंगुलर वेलोसिटी तो अभी ओमेगा बाद में आएगा। तो यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो आई निकालते हैं, जिसको रोटेशनल मास भी कहते हैं, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो अब एक बात याद रखिएगा, जहाँ ट्रांसलेटरी मोशन में केवल इनर्शिया एम के प्रोपोर्शनल हो रहा था, यानी सिंपल अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो उसमें रोटेशन न हो तो वहाँ पे इनर्शिया एम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब रोटेशनल मोशन भी हो तो वहाँ पे इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ये दोनों मिलके यहाँ पे रोटेशनल मास का काम करेंगे। ठीक है, रोटेशनल मास, क्योंकि आप सेम पार्टिकल, आप सेम वेट का पार्टिकल लीजिए और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ाते जाइए तो वो पार्टिकल आपको भारी प्रतीत होगा, उसका इनर्शिया आपको ज़्यादा प्रतीत होता समझ में आएगा। आप मास मत बढ़ाइए, मास उतना ही रखिए, 1 kg का है तो 1 kg का ही रखिए, ये आर की वैल्यू बढ़ाते जाइए तो आप पाएंगे आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा उस पिंड को घुमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या अगर वो घूम रहा है इस एक्सिस के परितः तो उसको रोकना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो मास कांस्टेंट होते हुए भी उसका जड़त्व किसी और फैक्टर पर निर्भर कर रहा है, वो हमें भारी महसूस हो रहा है इस आर के कारण। तो इसीलिए यहाँ पे रोटेशन के केस में ये एम इंटू आर स्क्वायर पूरा का पूरा इनर्शिया का काम करता है, केवल मास नहीं, इसीलिए इसको रोटेशनल इनर्शिया बोला जाता है, रोटेशनल मास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसीडर ए बॉडी इज मेड ऑफ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मान लेते हैं कोई बॉडी है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, क्योंकि आइडियल मतलब प्रैक्टिकली तो ऐसे ही बॉडी होता है। कोई यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट मास माना गया है, ये जो एम आर, ये यहाँ पे ये जो फॉर्मूला निकाले हैं ये पॉइंट मास है एम, क्योंकि रियल में तो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट मास का होता नहीं है, रियल में ऐसा केस होता है। तो मान लेते हैं ये जो बॉडी है, इस बॉडी में अलग अलग जगहों पे ये M1, M2, M3, M4, M5 इसी तरह ढेर सारे मासेस हैं। सभी मासेस का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1, R2, R3, R4 है, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परितः ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट किया जा रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन AB है। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकल के आएगा? देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, सभी को हम ऐड कर देंगे, I इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे ये समेसन लग जाएगा। ठीक, जितनी बार जाएगा, जैसे मान लीजिए MN RN स्क्वायर, तो यहाँ पे I बराबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे लास्ट टर्म मान लीजिए MN RN स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये I इज इक्वल टू 1 टू लेके M तक हो जाता है। ठीक, ये तो आप लोग जानते हैं समेसन। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, तो ऐसे में ये फॉर्मूला रिप्लेस हो जाता है I इक्वल टू इंटीग्रल R स्क्वायर DM। DM क्या है? उस बॉडी का कोई छोटा सा हम लोग पार्ट कट करेंगे, उतना पार्ट में जितना मास है वो है DM, where dm is the mass of a small element of the body taken at distance r from the axis of rotation। इसको अभी आप लोग थोड़ा सा हल्के में लीजिए, ये वाला पार्ट स्पेशली। जब हम लोग आगे किसी पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तब इस फॉर्मूले पे अच्छे से हम लोग बात करेंगे। एक चीज़ और आप लोगों को यहीं पे पढ़ा दूँ, और वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आगे जाके जब स्पेसिफिक बॉडी का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है ये? मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, अब मान लीजिए इस बॉडी का जो टोटल मास है, मान लीजिए इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट किया जा रहा है। कोई एक्सिस ले लीजिए, ये एक्सिस है, इसके अलोंग इसको रोटेट किया जा रहा है। तो ऐसे में मान लेते हैं इस बॉडी का टोटल मास कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जो टोटल मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने दूरी पर होगा, इसी को हम लोग इसका घूर्णन त्रिज्या या रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर बाद में आपको समझ में आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब मान लेते हैं इफ़ वी कंसीडर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट डिस्टेंस k फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए यही टोटल मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से k दूरी पर है। तो ऐसे में जब फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन घूर्णन त्रिज्या k इक्वल टू √I/m आएगा। यहाँ I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। कैपिटल M क्या है? टोटल मास ऑफ दैट बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, वेयर कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड K इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे हम लोग घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे जड़त्व आघूर्ण को लेकर। खासकर आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि क्यों इसमें फॉर्मूले में मास और ये R दोनों आता है, R का स्क्वायर क्यों होता है, ये भी समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो
बस इस सेगमेंट में बस इतना ही। और एक चीज़ और, आप लोग अगर और सारे कोर्सेस मतलब जैसे और यूनिट के आप जानते हैं, आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स कोई भी सेमेस्टर का हो उसमें टोटल 8 यूनिट होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 यूनिट शुरू का तो मैथमेटिकल फिजिक्स का है जो पूरा हो चुका है। इसके बाद हम लोग ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स कवर कर रहे हैं, तो बाकी के 4 यूनिट न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हैं। 5वां यूनिट भी हो चुका है लगभग, कुछ टॉपिक उसके बचे हुए हैं जो जल्दी पूरे कर दिए जाएंगे। अभी हम लोग ये 6वां यूनिट शुरू किए हैं। बाकी सारे यूनिट्स के वीडियोस अगर आप बिल्कुल क्रम से देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे यूनिट वाइज पूरा प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे यूनिट वाइज सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। जिस भी यूनिट के आप वीडियोस पूरे क्रम से देखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।